वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था इशू ऑफ शेयर्स। लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे कि हाउ टू इशू द शेयर्स, मतलब क्या है शेयर इशू, कैसे होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने कल फिर टाइप्स ऑफ शेयर्स कैपिटल कैसे कैसे सारा है वो डिस्कस किया था। आज मैं आपको डिस्कस करती हूँ प्रोसेस ऑफ इशूइंग द शेयर्स, कैसे शेयर इशू होते हैं। ठीक है, सुनना ध्यान से बच्चे। जब भी किसी कंपनी को शेयर इशू करने होते हैं, कंपनी न्यूज़पेपर में ऐड देती है कि इस साल कंपनी इतने रुपए के शेयर इशू करने जा रही है। जो लोग कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं वो कंपनी का प्रोस्पेक्टस खरीदें। और प्रोस्पेक्टस कहाँ से लिखेगा, कहाँ से मिलेगा, वो भी न्यूज़पेपर में बता देती है कि इस बैंक से मिलेगा। ठीक है, तो जब भी किसी कंपनी को शेयर इशू करने होते हैं तो कंपनी न्यूज़पेपर में ऐड देती है कि इस साल कंपनी इतने रुपए के शेयर इशू करने जा रही है। जो लोग कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं वो कंपनी का प्रोस्पेक्टस खरीदें। तो आप कहोगे मैम प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ध्यान से सुना बच्चे, आपको 12th के बाद अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, ठीक है, अगर आपको उस कॉलेज के बारे में जानना है कि ये कॉलेज कैसा है, इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, कोर्सेज कितने साल के हैं, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, तो अगर आपको उस कॉलेज की इन्फॉर्मेशन सारी चाहिए देन यू हैव टू परचेज द प्रोस्पेक्टस ऑफ दैट कॉलेज। आपको उस कॉलेज का प्रोस्पेक्टस खरीदना पड़ेगा। तो प्रोस्पेक्टस इज़ जस्ट लाइक अ इंफॉर्मेटिव बुकलेट जिसके अंदर कॉलेज की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि अगर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप उस कॉलेज का प्रोस्पेक्टस खरीदोगे। उस प्रोस्पेक्टस में बच्चे सारी इन्फॉर्मेशन होगी, क्या कि कंपनी में कॉलेज में क्या क्या कोर्सेज हैं, कोर्सेज कितने साल के हैं, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, स्टाफ, पिछले साल के रिजल्ट्स, ऑल इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए वो सारी उस प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उस प्रोस्पेक्टस के पीछे फॉर्म लगा हुआ होता है, ऐसे कट करके कुछ फॉर्म लगा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उस फॉर्म को फाड़कर पीछे से फॉर्म को फिल कर उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप कॉलेज में सबमिट करा जाते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप मुझे बताओ, कॉलेज में अगर आपने फॉर्म सबमिट करा दिया, क्या कॉलेज में फॉर्म सबमिट कराने से आपको एडमिशन मिल गया? जो आपने प्रोस्पेक्टस के पीछे से एप्लीकेशन फॉर्म भरा, उस फॉर्म को आपने कॉलेज, अगर आपको सेटिस्फाइड लगता है कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपने उस फॉर्म को फाड़कर फॉर्म को फिल करके कॉलेज में सबमिट करा दिया। आपको क्या लगता है उस कॉलेज में फॉर्म सबमिट करने से आपको एडमिशन मिल गया? नो बच्चे, अप्लाई तो इतने सारे लोग करेंगे। मान लो कॉलेज में 400 सीट हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरा है 1000, तो सबको तो एडमिशन नहीं मिलेगा। तो फॉर्म भरने का मतलब एडमिशन मिलना नहीं है। ठीक है, तो फॉर्म तो कब पता लगेगा किसको एडमिशन मिला, कि जब कट ऑफ लिस्ट निकलेगी तब पता लगेगा किसको एडमिशन मिला या किसको एडमिशन नहीं मिला। ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। हम चल रहे थे कंपनी में। जब भी किसी कंपनी को शेयर इशू करने होते हैं, कंपनी न्यूज़पेपर में ऐड देती है कि इस साल कंपनी इतने रुपए के शेयर इशू करने जा रही है। जो लोग कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं वो प्रोस्पेक्टस खरीदें कंपनी का, और किस बैंक से मिलेगा वो भी इंफॉर्मेशन उस न्यूज़पेपर में होती है। प्रोस्पेक्टस के बारे में बता दिया कि उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लोग उस न्यूज़ को पढ़ते हैं और जो लोग कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं वो बैंक से कंपनी का प्रोस्पेक्टस खरीदते हैं। ठीक है, उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ते हैं क्योंकि अगर जिसने कंपनी में पैसा लगाना है तो वो कंपनी की इन्फॉर्मेशन तो जानना चाहेगा कि कंपनी के पिछले साल के प्रॉफिट कितने थे, कंपनी की रेपुटेशन क्या है। तो वो सारी उस प्रोस्पेक्टस में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए पब्लिक को वो सारी उन्हें उस प्रोस्पेक्टस से मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर लोग कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं तो प्रोस्पेक्टस के पीछे लगा हुआ होता है फॉर्म। तो पब्लिक उस फॉर्म को फाड़कर, ठीक है, अगर पब्लिक कंपनी के शेयर खरीदना चाहती है तो प्रोस्पेक्टस के पीछे से फॉर्म को फाड़कर फॉर्म को फिल कर
बैंक के थ्रू, ठीक है, पब्लिक है, पब्लिक फॉर्म को फाड़कर बैंक के थ्रू उस एप्लीकेशन फॉर्म को कहाँ पे भेजेगी? कंपनी में भेजेगी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म, शेयर खरीदने का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बैंक के थ्रू कंपनी में आएगा, ठीक है। बैंक के थ्रू कहाँ पे आएगा? कंपनी में आएगा। अब मुझे बताओ, पब्लिक जो लोग शेयर खरीदना चाहते हैं उन्होंने प्रोस्पेक्टस को पढ़कर, ठीक है, अगर उनको लगता है कि उन्होंने कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो फॉर्म को फिल कर कर, फॉर्म कहाँ से मिलेगा? प्रोस्पेक्टस के पीछे लगा होता है। फॉर्म को फिल कर कर कहाँ पे भेज दिया? कंपनी में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको पता है ये जो पब्लिक एप्लीकेशन फॉर्म शेयर खरीदने का कंपनी में भेजती है, खाली फॉर्म नहीं भेजना होता, फॉर्म के साथ कुछ मनी भेजनी पड़ती है। अब आप कहोगे वो मनी कितनी? कल मैंने आपको बताया था जैसे शेयर की कॉस्ट 10 है, कंपनी ये पूरे पैसे एक साथ नहीं मंगाती, इंस्टॉलमेंट में मंगाती है। लेकिन पहली इंस्टॉलमेंट को नाम देते हैं एप्लीकेशन, दूसरी को अलॉटमेंट, तीसरी को फर्स्ट कॉल, नेक्स्ट को सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल। और कल मैंने आपको बताया था कि इन इंस्टॉलमेंट को ये नाम क्यों दिया गया, कल मैं बताऊंगी प्रोसेस के टाइम, ठीक है। प्रोसेस ऑफ इशूइंग द शेयर आज मैं बताऊंगी क्यों देते हैं। अब मैंने आपको बताया जो जिन्होंने शेयर खरीदने थे उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर कंपनी में भेज दिया, लेकिन ये फॉर्म खाली नहीं भेजना पड़ता, फॉर्म के साथ कुछ मनी भेजनी पड़ती है। अब आप कहोगे वो मनी कितनी भेजनी है? वो प्रोस्पेक्टस में लिखी होती है कितनी भेजनी है। जैसे शेयर की कॉस्ट है 10, एप्लीकेशन के साथ मान लो 3 भेजनी है। कितनी भेजनी है? 3, पूरे 10 नहीं भेजने। तो अब क्या होगा, अगर आप कंपनी के 5000 शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा है कि आप 5000 शेयर खरीदना चाहते हो, तो 3 के अकॉर्डिंग आपने कंपनी में 15000 भेजे होंगे। कोई और जना है वो 4000 शेयर खरीदना चाहता है तो 3 के अकॉर्डिंग उसने कंपनी में 12000 भेजे होंगे फॉर्म के साथ। एक और कोई जना है उसने 10000 शेयर खरीदना चाहता है, वो 3 के अकॉर्डिंग उन्होंने कंपनी में कितने मनी भेजी होगी? 30,000, ठीक है। मतलब आप जितने भी शेयर खरीदना चाहते हो, जितने शेयर्स खरीदने के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है 3 के अकॉर्डिंग, और ये 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो शेयर खरीदने के लिए खाली फॉर्म नहीं भेजना पड़ता, साथ में कुछ मनी भेजनी पड़ती है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इसलिए पहली इंस्टॉलमेंट को नाम दिया गया है एप्लीकेशन मनी। कौन सी मनी? एप्लीकेशन मनी, ठीक है, क्योंकि पहली मनी आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजी है। अब मुझे बताओ, पब्लिक ने शेयर खरीदने के लिए फॉर्म भेज दिया कंपनी में, मनी भी भेज दी। आपको मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, आपने कॉलेज का फॉर्म भरा, क्या कॉलेज का एडमिशन के लिए, क्या कॉलेज में जो आपने एडमिशन के लिए फॉर्म भरा, अप्लाई किया एडमिशन लेने के लिए, क्या अप्लाई करने से एडमिशन मिल गया? नो। जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी फॉर्म भरते हो, सारे अप्लाई करते हैं, लेकिन उसके बाद एक कट ऑफ लिस्ट निकलती है, उसके बाद पता लगता है कितने बच्चों को एडमिशन मिला या नहीं मिला। खाली अप्लाई करने से एडमिशन नहीं मिल गया। उसी तरह से आम पब्लिक ने शेयर खरीदने के लिए कंपनी में एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं, लेकिन अभी तक पब्लिक को ये नहीं पता कि कंपनी ने उनको शेयर्स दिए या नहीं दिए। अभी तो इन्होंने शेयर खरीदने के लिए कंपनी में अप्लाई किया है, फॉर्म भेजा है, साथ में मनी भेजी है, लेकिन अभी तक पब्लिक को ये नहीं पता कि कंपनी ने इनको शेयर्स दिए या नहीं दिए, अभी नहीं पता, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जिस तरह से कॉलेज में फॉर्म भरने की, एडमिशन की एक लास्ट डेट होती है, उसी तरह से कंपनी में भी शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन आने की एक लास्ट डेट होती है कि एक डेट फिक्स हो जाती है कि इस डेट तक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाने चाहिए, ठीक है। तो लास्ट डेट तक सारे फॉर्म आ चुके हैं, मनी आ चुकी है, लेकिन पब्लिक को अभी तक ये नहीं पता कि कंपनी ने इनको शेयर्स दिए या नहीं दिए, अभी नहीं पता, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जब लास्ट डेट के बाद कंपनी में सारे फॉर्म आ चुके हैं, मनी भी आ चुकी है, फिर कंपनी क्या करती है? लास्ट डेट के बाद कंपनी अपनी 90% वाली कंडीशन चेक करती है।
कल मैंने आपको बताया था कि कंपनी जितने शेयर का इन्विटेशन देती है, कंपनी जितने शेयर का इन्विटेशन देती है न्यूज़पेपर में कि इस साल कंपनी इतने रुपए के शेयर इशू करने जा रही है, उसके 90% के इक्विवेलेंट, उसके 90% के इक्विवेलेंट कंपनी में एप्लीकेशन आनी चाहिए। कंपनी ने जितने शेयर का इन्विटेशन दिया है उसके 90% के इक्विवेलेंट शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन आनी चाहिए। ठीक है, अगर 90% के इक्विवेलेंट कंपनी में शेयर खरीदने के लिए, जैसे मान लो कंपनी ने इन्विटेशन दिया था 50 का 90% होता है 45, तो कम से कम शेयर खरीदने के लिए 45 से एप्लीकेशन आनी चाहिए। मान लो अगर 44 आती हैं तो कंपनी शेयर इशू कर ही नहीं सकती बच्चे। अगर 90% से कम आती है, इसे कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कल वाले लेक्चर में भी बताया था मैंने, कम से कम इतनी एप्लीकेशन आनी चाहिए, अदरवाइज कंपनी क्या नहीं कर सकती, शेयर इशू नहीं कर सकती। तो कंपनी अपनी 90% वाली कंडीशन चेक करती है। अगर 90% वाली कंडीशन फुलफिल नहीं है तो कंपनी ने ये जितना भी पैसा आया है, जितनी भी एप्लीकेशन फॉर्म आई हैं, सारे रिजेक्ट होते हैं, सारी एप्लीकेशन मनी वापस हो जाती है। ठीक है, लेकिन आपके किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमने तो शेयर इशू करने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बच्चों, कंपनी ने अपनी कंडीशन चेक की, मतलब 90% वाली फुलफिल है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, मनी आ चुकी है, लेकिन पब्लिक को नहीं पता कि कंपनी ने उनको शेयर दिए या नहीं दिए। अभी तक पब्लिक को कंफर्म नहीं है। तो अगला स्टेप क्या होता है, लास्ट डेट के बाद कंपनी पब्लिक के पास एक लेटर भेजती है जिसे हम कहते हैं अलॉटमेंट लेटर। कौन सा लेटर? अलॉटमेंट लेटर। अब आप कहोगे अलॉटमेंट लेटर क्या होता है? अलॉटमेंट लेटर इज अ कंफर्मेशन लेटर। अलॉटमेंट लेटर इज अ कंफर्मेशन लेटर। इस लेटर के थ्रू कंपनी पब्लिक को ये कंफर्म करती है, ठीक है, लास्ट डेट के बाद कंपनी पब्लिक को ये नहीं पता कि कंपनी ने उनको शेयर दिए या नहीं दिए, तो ये कंफर्म करने के लिए कंपनी पब्लिक के पास कैसा लेटर भेजती है? अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर इज अ कंफर्मेशन लेटर। इस लेटर के थ्रू कंपनी पब्लिक को ये कंफर्म करती है कि यू आर अलॉटेड द शेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी ने आपको शेयर्स क्या कर दिए हैं? अलॉट कर दिए हैं, मतलब दे दिए हैं। एंड यू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, कि आप कंपनी के क्या बन गए हो? शेयर होल्डर बन गए हो, ऑनर बन गए हो। तो पब्लिक को कंफर्म कब होता है? जब पब्लिक के पास अलॉटमेंट लेटर आता है। कौन सा लेटर आता है? अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर इज अ कंफर्मेशन लेटर। इस लेटर के थ्रू कंपनी पब्लिक को ये कंफर्म करती है कि यू आर अलॉटेड द शेयर्स ऑफ द कंपनी, कि आपने जो अप्लाई किया था कंपनी ने आपको शेयर्स दे दिए हैं। एंड यू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, कि आप कंपनी के क्या बन गए हो? शेयर होल्डर बन गए हो। क्या बन गए हो? शेयर होल्डर। ठीक है, तो जब इनके पास अलॉटमेंट लेटर होता है तब कंफर्म होता है कि ये कंपनी के शेयर होल्डर बने, इससे पहले नहीं। तो कौन सा लेटर आता है? अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर इज अ कंफर्मेशन लेटर। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। इस लेटर में एक तो कंपनी ये कंफर्म करती है कि कंपनी ने आपको शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, मतलब दे दिए हैं, और आप ऑनर बन गए हो। प्लस इसी लेटर में जब कहती है कि जब आप ऑनर बन गए हो तो अगली किश्त के पैसे भेज दो, क्योंकि शेयर की कॉस्ट थी 10, पब्लिक ने सिर्फ 3 रुपीज़ भेजे थे। ठीक है, तो इसी लेटर में कंपनी लिखकर भेज देती है कि अब कंफर्म हो गया है तो आप अगली किश्त के पैसे भेज दो। और वो लेटर में बता देती है, या प्रोस्पेक्टस में भी लिखा होता है कि अलॉटमेंट के कितना भेजना है। तो कौन सा लेटर आया है? अलॉटमेंट लेटर। इसी लेटर में लिखकर भेज देती है कि अगली किश्त के क्या भेज दो? पैसे भेज दो। और वो अलॉट कितना है वो लेटर में भी लिखा होता है, प्रोस्पेक्टस में भी लिखा होता है। मान लो अलॉटमेंट है 2 की, 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब क्या होगा? पहले 3 के अकॉर्डिंग भेजा था, पब्लिक 2 के अकॉर्डिंग और भेज देगी। लेकिन पहली मनी आपने एप्लीकेशन के साथ भेजी, दूसरी कब भेजी? जब आपके घर कौन सा लेटर आया? अलॉटमेंट लेटर आया। तो इसलिए दूसरी मनी को कहा गया अलॉटमेंट मनी। दूसरी इंस्टॉलमेंट को कहा गया अलॉटमेंट मनी, क्योंकि ये कब भेजी शेयर होल्डर ने? जब उनके घर अलॉटमेंट लेटर आया, इसलिए सेकंड मनी को कहा गया अलॉटमेंट मनी। उसके बाद आपको पता है शेयर की कॉस्ट 10 है, लेकिन कंपनी ने अभी कितना मंगाया है? 5, तो 5 मंगाना बाकी है।
तो कंपनी को और पैसे मंगाने के लिए, शेयर की वैल्यू को पूरा करने के लिए, क्योंकि शेयर की कॉस्ट है 10, पब्लिक ने 10 के अकॉर्डिंग भेजना है, लेकिन उन्होंने अभी भेजा है 3 और 2 के अकॉर्डिंग 5 भेजे। तो बाकी पैसे मंगाने के लिए, पब्लिक से बाकी पैसे मंगाने के लिए, शेयर होल्डर से बाकी पैसे मंगाने के लिए कंपनी पब्लिक से पैसे मंगाने के लिए उनके पास लेटर भेजती है, कॉल लेटर भेजती है। और हर कॉल को एक नाम दे दिया जाता है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। मान लो 5 रुपये अगर यही मंगा रही है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नाम दे देते हैं कि यही लास्ट कॉल है। लेकिन मान लो यहाँ अभी 3 मंगा रही है तो एक और कॉल जाएगी, उसको एक और नाम दे देंगे, सेकेंड कॉल। 3 यहाँ मंगाएगी, 2 यहाँ। तो अलॉटमेंट के बाद बाकी पैसे मंगाने के लिए कंपनी पब्लिक के पास लेटर भेजती है, ठीक है। पब्लिक के पास क्या भेजती है? लेटर भेजती है। और हर कॉल लेटर भेजती है, और हर कॉल लेटर को एक नाम दे दिया जाता है, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। मंगाएगी पूरे 10 ही, ठीक है। तो इसलिए थर्ड इस मनी को कहते हैं फर्स्ट कॉल मनी, इसको कहते हैं सेकेंड कॉल मनी। तो हर इंस्टॉलमेंट को एक नाम दिया गया है, लॉजिकली नाम दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इस तरह से कंपनी, यहाँ पे आपने मनी भेजी एप्लीकेशन के साथ, फिर आपके घर अलॉटमेंट लेटर आया, कंफर्म हुआ तो आपने और पैसे भेज दिए, फिर फर्स्ट कॉल लेटर आया, फिर भेज दिए, सेकेंड कॉल लेटर आया, फिर भेज दिए, तो भेजे तो पूरे 10। तो इस तरह से कंपनी शेयर इशू करके पैसे मंगाती है, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी कि किस तरह से सारी प्रोसेस शुरू होती है। अब इसका मेरी एंट्री पे क्या फ़र्क पड़ता है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशूइंग द शेयर, शेयर इशू करने की एंट्री क्या होती है वो अब ध्यान से सुनना। पूरा स्टेप कैसे चलेगा हमारा वो ध्यान से समझना है आपने अब, ठीक है। सुना ध्यान से बच्चे, जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताई, इसी प्रोसेस के बेस पे मैं आपको शेयर इशू करने की एंट्री सिखाती हूँ। ध्यान से सुनना बच्चे। आपको पता है जब भी किसी कंपनी को शेयर इशू करने होते हैं, कंपनी न्यूज़पेपर में ऐड देती है कि इस साल कंपनी इतने रुपए के शेयर इशू करने जा रही है। जो मैंने प्रोसेस बताई उसी के बेस पे मैं एंट्री सिखाती हूँ। जब भी किसी कंपनी को शेयर इशू करने होते हैं, कंपनी न्यूज़पेपर में ऐड देती है कि इस साल कंपनी इतने रुपए के शेयर इशू करने जा रही है। जो जो लोग कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं वो कंपनी का प्रोस्पेक्टस खरीदें। अभी तो बच्चे कंपनी ने क्या दिया है? ऐड दिए न्यूज़पेपर में, इसकी कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि हमें करना है शेयर इशू करके जो पैसा आ रहा है उसकी एंट्री करनी है, ठीक है। तो कंपनी ने तो अभी ऐड दी है तो इसकी कोई एंट्री नहीं है। कंपनी ने ऐड दी है कि इस साल कंपनी इतने रुपए के शेयर इशू करने जा रही है। जो जो लोग शेयर खरीदना चाहते हैं वो कंपनी का प्रोस्पेक्टस खरीदें। तो अभी तो ऐड गई है, अभी कोई एंट्री नहीं है। उसके बाद पब्लिक क्या है कि पब्लिक ऐड पढ़ती है। जो लोग कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं वो बैंक में जाके कंपनी का प्रोस्पेक्टस खरीदते हैं। तो प्रोस्पेक्टस किसने खरीदा? पब्लिक ने। तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे तो कंपनी के अकाउंट्स बनाने हैं। अभी मेरी बुक में कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से और सुनना। उसके बाद क्या है, जो लोग शेयर खरीदना चाहते हैं उन्होंने कंपनी का प्रोस्पेक्टस खरीदा, सारी डिटेल पढ़ी कंपनी के बारे में, और अगर वो शेयर खरीदने के लिए विलिंग हैं तो प्रोस्पेक्टस के पीछे लगा हुआ होता है फॉर्म। तो पब्लिक ने क्या किया, उस फॉर्म को फाड़कर बैंक के थ्रू शेयर खरीदने का जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो बैंक के थ्रू कंपनी में भेजा, ठीक है। पब्लिक ने, अगर आम पब्लिक कंपनी के शेयर खरीदना चाहती है तो उन्होंने प्रोस्पेक्टस खरीदा, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कंपनी में। उसके बाद पब्लिक ने फॉर्म फिल कर बैंक के थ्रू कहाँ पे भेजा? कंपनी में भेजा, ठीक है। तो कंपनी में बच्चे आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। लेकिन आपको मैंने कहा था खाली एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भेजना पड़ता, साथ में कुछ मनी भेजनी पड़ती है, ठीक है। तो मनी कितनी आपको पता है? जैसे शेयर की कॉस्ट है 10,
एप्लीकेशन के साथ कुछ मनी भेजनी पड़ेगी, वो कितनी, वो प्रोस्पेक्टस में लिखी होती है, ठीक है। तो अगर आप 10,000 शेयर खरीदना चाहते हो तो 3 के अकॉर्डिंग आपने कंपनी में भेजी होगी 30,000। आप 40,000 शेयर खरीदना चाहते हो तो 3 के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक शेयर के अकॉर्डिंग 3 रुपीज़ भेजने हैं, तो अगर आप 40,000 शेयर खरीदना चाहते हो तो आपको कंपनी में भेजने पड़ेंगे 120। जो जितने शेयर खरीदने के लिए अप्लाई कर रहा है उतने के अकॉर्डिंग मनी भेजनी पड़ेगी। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो कंपनी में सबसे पहले कौन सी मनी आती है? एप्लीकेशन मनी। तो यहाँ से एंट्री शुरू होती है जब कंपनी में एप्लीकेशन मनी आती है। कौन सी मनी आती है? एप्लीकेशन मनी, ठीक है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। कल मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि शेयर होल्डर जब कंपनी में पैसे भेजते हैं तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि आपने शुरू से पढ़ा है कैश टू कैपिटल, कैश टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल। कंपनी में ऑनर का नाम लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए शेयर कैपिटल के नाम से रिप्रेजेंट होता है। प्लस कंपनी में कोई भी ट्रांजेक्शन कैश नहीं होती बैंक से, तो ऑनर के पैसे लगाने, शेयर होल्डर जब पैसे लगाता है उसकी एंट्री बैंक टू शेयर कैपिटल होती है, ठीक है। आज मैं आपको इतनी सारी एंट्री सिखाऊंगी, लेकिन एक ही एंट्री करके बचेगी बैंक टू शेयर कैपिटल। तो अब ध्यान से सुनना कैसे। आम पब्लिक ने कंपनी में पैसे भेजे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, तो कंपनी में सबसे पहले बताओ लास्ट डेट तक सारी एप्लीकेशन मनी आई है, तो कंपनी एप्लीकेशन मनी आने की क्या एंट्री करेगी? तो फर्स्ट एंट्री देखना क्या करेगी। कंपनी में पैसे आ रहे हैं, पैसे आने के लिए किसको डेबिट करोगे? बैंक। अब बताओ टू क्या होना चाहिए? एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मनी आ रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होना चाहिए? कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम शेयर कैपिटल। बच्चे मैंने शेयर कैपिटल कहा था, ऑनर के लिए कैपिटल वर्ड यूज होता है, तो आप कहोगे मैम ये पब्लिक ऑनर ही तो है। बच्चे एक चीज़ बताओ, आम पब्लिक ने शेयर खरीदने के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन फॉर्म भेजा, ठीक है, लेकिन पब्लिक को अभी ये नहीं पता कि कंपनी ने इनको शेयर्स दिए या नहीं दिए। अभी मैं कैसे कह सकती हूँ ये ऑनर है? अभी तो इनको ये नहीं पता कि कंपनी ने इनको शेयर दिए या ना नहीं दिए, अभी तो ये कंफर्म ही नहीं है। कंपनी इनको शेयर देगी, अभी तो कंफर्म करेगी, तभी तो ये ऑनर बनेंगे। अभी मैं कैसे इनके पैसे को कैपिटल के नाम से रख सकती हूँ? अभी तो कंपनी में एप्लीकेशन मनी आई है, अभी पता ही नहीं है कि कंपनी ने इनको शेयर दिए या नहीं दिए, तो कंपनी कैपिटल वर्ड यूज़ नहीं कर सकती एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ जो मनी आती है, ठीक है। तो अब आप कहोगे क्या वर्ड यूज़ होगा? तो एप्लीकेशन के साथ जो मनी आती है उसके लिए वर्ड यूज़ होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। इसकी नरेशन बनती है एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फर्स्ट एंट्री। अब एक चीज़ बताओ, फर्स्ट एंट्री तो ये होगी फॉर्म के साथ जो मनी आती है कंपनी एंट्री करती है बैंक टू अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब आप कहोगे मैम शेयर एप्लीकेशन क्यों क्रेडिट हुआ है? ध्यान से सुनना। आप एक चीज़ बताओ मुझे, ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है इसका नेचर क्या है? नेचर मतलब मैंने आपको 11th क्लास में 3 टाइप्स के कुछ अकाउंट्स के नाम बताए थे। एक बताया था पर्सनल अकाउंट, रियल और नॉमिनल, इम्पर्सनल के पार्ट थे, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब मुझे बताओ, मैंने आप पूछा कि ये जो शेयर एप्लीकेशन जो है इसका नेचर क्या है, ये क्यों क्रेडिट हुआ है, इसका नेचर क्या है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब ध्यान से सुनना, पर्सनल अकाउंट, ये जो शेयर एप्लीकेशन है ये पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। आप कहोगे कैसे? आपको पता है 11th क्लास में मैंने एक और चीज़ बताई थी, पर्सनल अकाउंट होते हैं विच आर ओपन विद द नेम ऑफ पर्सन। व्यक्तियों के नाम के जो अकाउंट होते हैं वो पर्सनल अकाउंट होते हैं, ठीक है। लेकिन पर्सनल अकाउंट को आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं जैसे नेचुरल, राम श्याम, ये नेचुरल है, ये ह्यूमन बीइंग है। पर्सनल अकाउंट होते हैं विच आर ओपन विद द नेम ऑफ पर्सन। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट
जो नेचुरल में है, मतलब राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, ये तो नेचुरल पर्सनल में आते हैं। उसके बाद होता है बच्चे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है, इसमें आती हैं कंपनीज, फर्म, बैंक वगैरह। जैसे एक्स लिमिटेड, एक्स एक ह्यूमन बीइंग है, लेकिन एक्स लिमिटेड ह्यूमन बीइंग नहीं है। एक्स लिमिटेड एक कंपनी का नाम है, और आपको पता है कंपनी अपने नाम से परचेज करती है, ह्यूमन बीइंग की तरह अपने नाम से सेल करती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। जैसे रिलायंस कंपनी है, ऑनर के नाम से कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है कंपनी के नाम से होता है। तो कंपनी एक ह्यूमन बीइंग की तरह सारे काम करती है, साइन नहीं कर सकती, उसकी स्टैम्प होती है। तो कंपनीज एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद एक और आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है जो ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। सुनो ध्यान से, आपको 11th क्लास में आपने एक एंट्री की थी सैलरी पेज। बताओ सैलरी पेज की एंट्री क्या होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, पे कर दी। लेकिन एक होता था सैलरी पे नहीं हुई, तो सैलरी पे करना मेरे लिए एक्सपेंस, लेकिन पे नहीं की, तो पे होनी बाकी है। पे होनी बाकी है तो ये मेरी क्या इंक्रीज हो गई? लायबिलिटी, ठीक है। आप मुझे बताओ ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो क्रेडिट हुआ है ये किस बेस पे हुआ है? आप मुझे बताओ, सैलरी मैंने 100 वर्कर को देनी है 1 लाख, 10 वर्कर को देनी है 10-10 हज़ार करके। तो यहाँ मैंने वर्कर को देनी है तो वर्कर का नाम नहीं लिखा कि मोहन को देनी है, सोहन को देनी है। देखो मैंने नाम नहीं लिखते हम सीधा यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं उनका नाम लिखना पॉसिबल नहीं होता, तो हम उसके लिए एक वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो मुझे पता है ये 1 लाख मुझे 10 वर्कर या 100 वर्कर को देनी है, तो मैंने 100 वर्कर का नाम नहीं लिखा, सीधा लिख दिया 1 लाख मुझे ग्रुप ऑफ पर्सन को देना है, ये मेरी लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट है। लेकिन ये जो क्रेडिट हुआ है ये ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रुप ऑफ पर्सन को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट। मैंने इतने सारे लोगों का नाम नहीं लिखा, ये ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने पैसे मैंने ग्रुप ऑफ पर्सन को देने हैं, तो ये मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस। लेकिन यहाँ मैंने एक का नाम नहीं लिखा, मोहन, सोहन, राम नहीं लिखा, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी वर्ड ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जहाँ पे हम एक व्यक्ति का नाम ना लिखे, एक वर्ड जो ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो अब ध्यान से सुनना, बैंक में पैसे आए, इतनी सारी पब्लिक ने अप्लाई किया, तो मैं एक पब्लिक का नाम नहीं लिख सकती, राम, मान, शान, जो भी है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मैं नाम यूज कर रही हूँ, शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन एक ग्रुप ऑफ पर्सन को, कि बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया, तो मैं सबका नाम लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इस टाइम मैं एक वर्ड यूज कर रही हूँ शेयर एप्लीकेशन। ये ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता है इसका नेचर क्या है शेयर एप्लीकेशन का? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है जो एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है ये पर्सनल अकाउंट ही है, लेकिन ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो पर्सनल के भी टाइप में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है ये, ठीक है। आगे सुनो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कैपिटल क्यों यूज किया? क्योंकि मुझे अभी कंपनी पब्लिक को कंफर्म ही नहीं है कि कंपनी ने उनको शेयर्स दिए या नहीं दिए, ठीक है। तो आम पब्लिक ने अभी पैसे भेजे हैं और पब्लिक को ये नहीं पता कि कंपनी ने उनको शेयर दिए या नहीं दिए, तो एप्लीकेशन मनी आने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो शेयर एप्लीकेशन ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आगे सुनो, कंपनी में जब ये एप्लीकेशन मनी आती है तो फर्स्ट एंट्री तो उन्हें समझ आ गई एप्लीकेशन, लेकिन पब्लिक को अभी तक ये नहीं कंफर्म कि कंपनी ने उनको शेयर दिए या नहीं दिए। तो लास्ट डेट के बाद कंपनी अपनी एक तो 90% वाली कंडीशन चेक करती है कि कंपनी में जितने शेयर का इन्विटेशन गया था कंपनी से, उसके 90% के इक्विवेलेंट शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन आई है या नहीं आई है।
ठीक है, 90% के इक्विवेलेंट शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन आई है या नहीं आई। अगर 90% वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आपको पता है कंपनी शेयर इशू कर ही नहीं सकती। तो ये जितनी भी एप्लीकेशन मनी आई है, एप्लीकेशन रिजेक्ट होकर सारा पैसा वापस चला जाता है, कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। ठीक है, तो क्या होता है फिर वापस करने की एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट कर दोगे, पैसा वापस कर दोगे, कैंसिल हो गया एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। लेकिन आपके किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन आपकी फुलफिल होगी 90% वाली। ठीक है, सम में होगी। उसके बाद ध्यान से सुनो, कंपनी में एप्लीकेशन मनी आ चुकी है लेकिन पब्लिक को ये नहीं पता कि कंपनी ने इनको शेयर दिए या नहीं। तो उसके बाद लास्ट डेट के बाद कंपनी इनके पास, पब्लिक के पास अलॉटमेंट लेटर भेजती है। कौन सा लेटर भेजती है, अलॉटमेंट लेटर। अब आप कहोगे अलॉटमेंट लेटर क्या होता है। अलॉटमेंट लेटर इज अ कंफर्मेशन लेटर। इस लेटर के थ्रू कंपनी पब्लिक को ये कंफर्म करती है कि यू आर अलॉटेड द शेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी ने आपको शेयर अलॉट कर दिए हैं एंड यू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। कि आप कंपनी के क्या बन गए हो, शेयर होल्डर बन गए हो, मतलब कंपनी के क्या बन गए हो, ऑनर। जब इनके पास अलॉटमेंट लेटर जाता है ना, जब कंपनी इनके पास अलॉटमेंट लेटर भेजती है तब कंफर्म होता है कि ये पब्लिक शेयर होल्डर बन गई है, ऑनर बन गई है। ठीक है, अब इनके पैसे को कैपिटल के नाम से लिख सकते हैं। तो जिस डेट पे कंपनी अलॉटमेंट लेटर भेजती है ना, उस टाइम एक सेकेंड एंट्री करती है। आप देखो ऑनर के पैसे को हम किस नाम से रखते हैं, कैपिटल के, लेकिन यहाँ तक कंफर्म नहीं था इसलिए एप्लीकेशन के नाम से रखा। जिस डेट पे कंपनी अलॉटमेंट लेटर भेजती है तो एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर देती है कैपिटल में कि ये ऑनर का पैसा बन गया। तो कैसे ट्रांसफर करती है, देखो एक नया वर्ड जो यूज किया था, शेयर एप्लीकेशन, इसको डिक्रीज पर डेबिट करती है और इस पैसे को ट्रांसफर कर देती है कि अब ऑनर का पैसा है, मतलब शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देती है। इसे कहते हैं एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया, क्योंकि अब कंफर्म हो गया। लेकिन ये एंट्री किस डेट पे होती है, जब कंपनी अलॉटमेंट लेटर भेज रही होती है, कंफर्म कर रही होती है कि कंपनी ने शेयर्स दे दिए हैं और जो आम पब्लिक का पैसा है वो शेयर होल्डर का पैसा बन गया। ठीक है, उस डेट पे कर देती है। तो इसकी नरेशन लिखते हैं, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। ये किस डेट पे कंपनी एंट्री करती है, जब कंपनी क्या भेज रही होती है, लेटर। ठीक है, यहाँ क्यों नहीं कैपिटल वर्ड यूज कर सकते थे, क्योंकि तब तक कंफर्म नहीं था। ठीक है, आप देखो ओवरऑल एंट्री देखो, एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ, एप्लीकेशन डेबिट हुआ। आप चेक करो एंट्री क्या बैठी, बैंक टू शेयर कैपिटल। तो मैंने आपको कहा था कि शेयर होल्डर जब पैसे लगाता है तो एंट्री बैंक टू शेयर कैपिटल होती है। तो देखो एंट्री बैंक टू शेयर कैपिटल ही बैठी, एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कटी, एंट्री बैंक टू शेयर कैपिटल ही बैठी। ठीक है, अब सुनो, जब कंपनी ये अलॉटमेंट लेटर भेजती है ना, एक तो कंफर्म करती है कि कंपनी ने आपको शेयर्स दे दिए, प्लस इसी लेटर में लिखकर भेजती है अगली किश्त के पैसे भेज दो। अगली किश्त के क्या भेज दो, पैसे, क्योंकि अब शेयर होल्डर बन गए तो अगली किश्त, क्योंकि शेयर की कॉस्ट है 10, पब्लिक ने एप्लीकेशन के साथ भेजा था 3 रुपीज़। अब अगली मनी कब भेजेगी पब्लिक, शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर बन गए कि जब उनके घर कौन सा लेटर आया है, अलॉटमेंट। ये जो अलॉटमेंट लेटर आया है, ठीक है, अलॉटमेंट, ये जो अलॉटमेंट लेटर आया है इसमें ही ये जो अलॉटमेंट लेटर आया है इसके अंदर ही कंपनी लिखकर भेजती है कि अगली किश्त के पैसे भेज दो। ठीक है, तो इसलिए दूसरी मनी को कौन सी मनी कहा गया है, अलॉटमेंट मनी। मान लो ये 2 भेजती है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब क्या एंट्री होगी, जिस टाइम कंपनी अलॉटमेंट लेटर भेजती है ना, उसी टाइम ड्यू की एंट्री कर देती है। अब आप कहोगे मैम ड्यू की एंट्री क्या होती है, ध्यान से सुना, ड्यू की एंट्री क्या होती है।
बचे गुड्स सोल्ड टू एक्स। बताना गुड्स सोल्ड टू एक्स, एक्स को गुड्स सोल्ड करने की एंट्री क्या होती है? गुड्स सोल्ड करना मेरी इनकम, मान लो 50 का सोल्ड किया है, किसको सोल्ड किया है? एक्स। बताओ एक्स को क्यों डेबिट किया? तो एक्स ने मेरे पैसे देने, जिसने मेरे पैसे देने हैं वो मेरा डेटर, डेटर बिजनेस की असेट, असेट्स का बैलेंस डेबिट। तो आपको पता है डेटर ऑलवेज बी डेबिटेड, डेटर हमेशा डेबिट होते हैं। आप बताओ डेटर ने पैसे दे दिए या देने हैं? देने हैं। जिस एंट्री में मैं डेटर को डेबिट करती हूँ कि इसने हमारे पैसे देने हैं, वो ड्यू की एंट्री है। जिस एंट्री में मैं डेटर को डेबिट करती हूँ कि इसने हमारे पैसे देने हैं, अभी मुझे रिसीव नहीं हुए, रिसीव हो जाने हैं, किससे? एक्स से। तो जिस एंट्री में मैं डेटर को डेबिट रखती हूँ कि इसने हमारे पैसे देने हैं, वो ड्यू की एंट्री है, कि मतलब ये पैसे मिल जाने हैं। आप मुझे बताओ कुछ दिन के बाद अगर मुझे ये एक्स से पैसे रिसीव हो जाते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू, ये एक्स जो डेबिट है यही आके क्रेडिट होगा टू एक्स। तो ये ड्यू की एंट्री है, ये रिसीव की। जिसके अंदर मैं डेटर को डेबिट करती हूँ कि इसने पैसे देने हैं, वो ड्यू की एंट्री है। फिर रिसीव हो जाएंगे, मैं डेटर को क्रेडिट कर दूंगी, मतलब ऐसे आ गए, ये रिसीव की एंट्री है। ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये चीज़ मैंने आपको क्यों सिखाई है कि जिस टाइम कंपनी अलॉटमेंट लेटर भेजती है, उस टाइम उसी लेटर में लिखकर भेज दिए कि अगली किस्त के पैसे भेज दो। तो आपको पता है ये जो लेटर जा रहा है, कंपनी को पता है कि ये लेटर पब्लिक के पास पहुंचने के बाद पब्लिक से पैसे रिसीव होंगे। पब्लिक से क्या रिसीव होंगे? पैसे रिसीव होंगे। तो ये जो लेटर जा रहा है, ये लेटर कंपनी के लिए डेटर का काम करेगा। किसका काम करेगा? डेटर का। एंड डेटर ऑलवेज बी डेबिटेड। तो जिस टाइम कंपनी लेटर भेजती है ना, उसी टाइम कंपनी ड्यू की एंट्री कर देती है। आप कहोगे ड्यू की एंट्री मतलब पैसे आ जाने हैं। कंपनी को पता है ये लेटर पहुंचने के बाद कंपनी को पैसे रिसीव हो जाएंगे। हुए नहीं है? हो जाएंगे। तो जिस टाइम कंपनी लेटर भेजती है उसी टाइम ड्यू की एंट्री कर देती है। ड्यू की एंट्री कर देती है मतलब पैसे रिसीव हो जाने हैं। हुए नहीं है, रिसीव हो जाने हैं। तो कौन सा लेटर जा रहा है? अलॉटमेंट। इस लेटर में कंपनी ने लिख कर भेजा है कि अगली किस्त के पैसे भेज दो। तो कंपनी को पता है ये लिख कर भेजा है, तो इस लेटर से पैसे रिसीव होंगे। पैसे रिसीव होंगे, जिससे पैसे रिसीव होते हैं तो वो हमारा किसका काम करता है? डेटर। एंड डेटर ऑलवेज बी डेबिटेड। तो कंपनी जिस टाइम अलॉटमेंट लेटर भेजती है उसी टाइम ड्यू की एंट्री कर देती है। ड्यू की एंट्री करने का मतलब पैसे रिसीव हो जाने हैं, पैसे मिल जाने हैं। मिले नहीं हैं, मिल जाने हैं। तो कंपनी क्या करती है? थर्ड नंबर पे एक तो कंफर्म कर दिया तो कैपिटल में डाल दिया। जिस टाइम कंपनी अलॉटमेंट लेटर भेजती है उसी टाइम ड्यू की एंट्री कर देती है। ड्यू की एंट्री मतलब पैसे मिल जाने हैं। किससे मिल जाने हैं? इस लेटर के थ्रू। तो ये लेटर डेटर का काम कर रहा है एंड डेटर ऑलवेज बी डेबिटेड। तो कंपनी क्या एंट्री करती है? कौन सा लेटर जा रहा है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट डेटर का काम कर रहा है। डेटर ऑलवेज बी डेबिटेड। लेकिन अब जो भी पैसा आएगा वो ऑनर का आएगा, और ऑनर के लिए क्या वर्ड यूज होता है? शेयर कैपिटल। मतलब ऑनर का ही पैसा आएगा। ये पैसे रिसीव नहीं हुए, ये एंट्री कंपनी कब तब करती है? जब लेटर भेज रही होती है। कंपनी को पता है शेयर कितने हैं, तो 10/2 के अकॉर्डिंग कितना रिसीव हो जाएगा? 20। ठीक है, तो कंपनी ने ये अलॉटमेंट मनी को ड्यू किया। अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये भी रिसीव नहीं हुई। ये एंट्री कंपनी तब करती है जब कंपनी लेटर भेज रही होती है कि पैसे मिल जाने हैं, मिले नहीं है। तो कंपनी ने ये जो लेटर जा रहा है शेयर अलॉटमेंट, इसको क्यों डेबिट किया? ये डेटर का काम कर रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे इसका नेचर क्या है? ये इतने सारे ग्रुप ऑफ पर्सन से जो पैसे रिसीव होने हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये वर्ड। तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। यहाँ मैंने एक्स को डेबिट किया था, ये नेचुरल पर्सनल है। एक्स एक ह्यूमन बीइंग का नाम है, लेकिन ये तो शक्ल से ही लगता है ह्यूमन बीइंग का नाम है। तो ये ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनसे मुझे पैसे रिसीव हो जाने हैं। ये डेटर का काम कर रहा है। जो काम कर रहा है ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है कि मुझे पैसे रिसीव हो जाने, ये डेटर का काम कर रहा है, इसलिए डेबिट है। और आना ऑनर का पैसा है। तो मैंने अलॉटमेंट मनी को ड्यू किया कि पैसे आ जाने हैं।
और ये ड्यू की एंट्री कंपनी कब करती है, जब लेटर भेज रही होती है कि पैसे आ जाने। कुछ दिन के बाद हमें ये अलॉटमेंट मनी रिसीव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिसीव। तो बताओ कंपनी रिसीव की एंट्री क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी में पैसे आएंगे। आपको पता है ये जो डेटर है, जब एक्स से पैसे मिल रहे थे मैंने एक्स को लिखा था ड्यू की एंट्री में डेबिट, जब रिसीव हो गए थे क्रेडिट। तो बताओ इस टाइम डेटर का काम कौन कर रहा है, शेयर अलॉटमेंट, तो यही क्रेडिट होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई। अब देखना शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ। बताओ एंट्री क्या बैठी, बैंक टू शेयर कैपिटल। देखो पैसे आए और ऑनर का ही पैसा आया। तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि शेयर होल्डर जो पैसे भेजता है एंट्री होती है बैंक टू शेयर कैपिटल, तो वही एंट्री बैठी है बैंक टू शेयर कैपिटल, 2 एंट्री कट के, ठीक है। उसके बाद देखना ध्यान से आगे नेक्स्ट, आपको पता है शेयर की कॉस्ट 10 है। पहली मनी आपने एप्लीकेशन के साथ भेजी, दूसरी अलॉटमेंट के साथ। उसके बाद फेस वैल्यू को पूरा करने के लिए कंपनी जो भी पैसे मंगाती है उसके लिए कॉल लेटर भेजती है। हर कॉल को एक नाम दे देती है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, 3, 2, ये नाम दे दिया। क्लियर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब कंपनी अगले पैसे मंगाने के लिए, किस्त मंगाने के लिए फर्स्ट कॉल लेटर भेजेगी पब्लिक के पास, शेयर होल्डर के पास। अब पब्लिक नहीं है, अब शेयर होल्डर बन चुके हैं। कौन से लेटर जा रहा है, फर्स्ट कॉल लेटर। जिस टाइम फर्स्ट कॉल लेटर जाता है कंपनी ड्यू की एंट्री कर देती है, मतलब पैसे रिसीव हो जाने, क्योंकि उसको पता है ये लेटर जो जा रहा है उससे पैसे, उसको पैसे रिसीव हो गए, तो ये लेटर डेटर का काम करता है, तो वो ड्यू की एंट्री कर देती है। तो कंपनी क्या करती है, 5th नंबर पे फर्स्ट कॉल लेटर जा रहा है तो ये लेटर डेटर का काम करता है, एंड डेटर ऑलवेज बी डेबिटेड, तो इसलिए शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट कर देती है। लेकिन अब जो भी पैसे आएंगे वो ऑनर के आएंगे, तो टू शेयर कैपिटल। तो ये फर्स्ट कॉल मनी को ड्यू कर दिया, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी को क्या कर दिया, ड्यू। रिसीव नहीं हुई, अभी ड्यू किया। अब आप कहोगे कि मैम ये फर्स्ट कॉल को क्यों डेबिट किया, ये डेटर का काम कर रहा है। आपको पता है आपको ग्रुप ऑफ पर्सन से पैसे रिसीव होंगे, लेकिन सब डेटर का नाम नहीं लिख सकते, तो आपने एक वर्ड यूज़ किया शेयर फर्स्ट कॉल, जो लेटर जा रहा है उसी को डेटर का नाम दे दिया, तो एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो कुछ दिन के बाद मुझे ये पैसे रिसीव हो जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, जो डेटर है यही आगे क्रेडिट होगा टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये रिसीव हो गया। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, तो फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल कटी, एंट्री बैठी बैंक टू शेयर कैपिटल, फिर से ऑनर की पैसे देखो वही की वही बैठी। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये 6 थी। अब देखना नेक्स्ट फिर कौन सा लेटर जाएगा, सेकेंड कॉल। जब सेकेंड कॉल लेटर कंपनी भेजेगी उसी टाइम ड्यू की एंट्री करेगी, ड्यू की एंट्री मतलब पैसे रिसीव हो जाने हैं। कौन सा लेटर जा रहा है, सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल लेटर भी डेटर का काम करेगा, तो एंट्री क्या होगी, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो हमने सेकेंड कॉल मनी को ड्यू कर दिया। कुछ दिन के बाद मनी क्या हो जाएगी, रिसीव। बताओ एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल, ये रिसीव की एंट्री, जो डेटर है यही आके क्रेडिट होगा। तो शेयर सेकेंड कॉल से सेकेंड कॉल कटी, देखो एंट्री क्या बैठी, बैंक टू शेयर कैपिटल। तो मैंने कहा था कि कंपनी के ओनर होते हैं शेयर होल्डर, जब वो पैसे लगाते हैं तो एंट्री होती है बैंक टू शेयर कैपिटल, देखो वही हो रही है। मैंने आपको इतनी सारी एंट्री सिखाई, लेकिन एंट्री तो फिर से वही बच रही है बैंक टू शेयर कैपिटल। तो आप कहोगे मैम एक ही एंट्री क्यों नहीं कर देते बैंक टू शेयर कैपिटल, क्यों, क्योंकि कंपनी ये 10 रुपये एक साथ नहीं मंगा रही, इंस्टॉलमेंट में मंगा रही है और पूरी प्रोसेस से मंगा रही है, तो इसकी वजह से इतनी सारी एंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिखाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशूइंग द शेयर्स, ठीक है।